नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर दिखी सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकी ऑपरेशन सिंदूर ने भर दिया जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने मन मोहा। भारत की सभ्यतागत स्मृति, सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया राष्ट्रीय गीत। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का देशभक्ति से भर देने वाले एक्शन से जोश हाई। भारतीय जवानों की परेड, जोशीले नारों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने बांधा समा। भारत माता के जयकारों से गूंजी सरहद। विदेशों में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव। सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों में भारतीय समुदाय ने फहराया तिरंगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी भारत को बधाई। हेडलाइंस के बाद अब समाचार विस्तार से। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गईं। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने मिसाइलें, बैटल एयरक्राफ्ट, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इनमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, मेन बैटल टैंक अर्जुन शामिल हुए। और अटारी वाघा बॉर्डर पर उधर बीएसएफ के जवानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोश और गर्व से परेड का आयोजन किया। इस शानदार समारोह में भारतीय जवानों ने अपने अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जवानों की परेड, जोशीले नारों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद जैसे जोशीले नारों के साथ पूरा बॉर्डर गूंज उठा, जो भारतीय सेना और नागरिकों के बीच गहरी एकता और सामूहिक भावना का प्रतीक बन गया। इसके अलावा जवानों ने आपस में मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ उत्सव मनाया, जो उनके बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। और इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेताओं की उपस्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ईयू नेताओं के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की अपनी तस्वीरें साझा की हैं। एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करना भारत के लिए सौभाग्य की बात है।
उनकी उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ के नेताओं की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूरोप के बीच जुड़ाव को गहरा करेगी और सहयोग को गति प्रदान करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक करने वाले हैं। तो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आर्थिक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बैठक में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते के एकदम करीब पहुंचने की वजह से इस शिखर सम्मेलन की अहमियत और बढ़ गई है। प्रस्तावित समझौते से भारी भरकम ड्यूटी से छुटकारा, एक दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए मोबिलिटी से जुड़े अवसर, अधिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि जैसे लाभ होंगे। भारत ईयू शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। यूरोपीय परिषद का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। भारत ईयू सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। पूरक क्षमताओं से साझा ताकत पैदा करके हम बिखरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और भी रास्ता है। मंगलवार को हो रहे शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से मैं भारत सरकार और जनता को उनको हार्दिक बधाई देता हूं। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इमानुएल मैक्रों ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि 2024 में हमने साथ मिलकर गणतंत्र दिवस की कितनी शानदार यादें बनाई। मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, प्यारे भारतीय दोस्तों, इस उत्सव के दिन पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए फरवरी में मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भारत गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, तो इस अवसर पर हम अपने साझा मूल्यों और मजबूत होते रिश्तों का सम्मान करते हैं। और 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में स्थित सिंगापुर के दूतावास के एचसी वोंग ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि की कामना करते हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक ब्रेक का। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के विभिन्न संस्करणों में उल्लेखित हस्तियों की मेजबानी की। केंद्रीय मंत्री ने विशेष अतिथियों से बातचीत की। मुलाकात में विशेष अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। तो DD न्यूज की संवाददाता दीपिका ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान से आए एक विशेष अतिथि जितेंद्र सिंह राणावत से खास बातचीत की, जिन्होंने अपनी उपलब्धि के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए जाने से कृषि क्षेत्र में उन्हें अपना सपना पूरा करने में मदद मिली। राजस्थान में सनफ्लावर, एवोकाडो और लीची, ये प्रोडक्शन बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मन की बात में मेरा नाम इसलिए आया क्योंकि मैंने राजस्थान में एज ए लीची का कल्टीवेशन भी किया और प्रोडक्शन भी लिया, और विद इन 2 साल से मैं प्रोडक्शन भी ले रहा हूँ अच्छा खासा। और अभी मैंने टांटिया यूनिवर्सिटी में मैंने सनफ्लावर पे काम करना शुरू कर दिया है, और सनफ्लावर में फर्स्ट क्रॉप मैंने एज ए अच्छी रेनी सीजन में अच्छा प्रोडक्शन भी ले लिया है, और सेकंड क्रॉप अभी ले रहा हूँ, थर्ड क्रॉप भी मैं एज ए समर में लूँगा। तो मेरा मकसद ये है कि सर गंगानगर में अगर ये चीज़ अच्छी हो रही है तो वहाँ के कॉटन के कंपैरिजन में ये अच्छी क्रॉप हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कम होने से वहाँ के लोगों को कैंसर कम होगा, और वहाँ का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो एक पंजाब से ट्रेन आ रही कैंसर ट्रेन, वो उसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया मन की बात में, उसके बारे में क्या कहना है, कैसा लगा था आपको जब उस बारे में मेंशन हो रहा था MKB के नेशनल प्लेटफॉर्म पर? जब अनाउंस हुआ था, मैं जब बाहर था तो मेरे भैया ने और फादर ने बताया कि भाई तेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन हम भी आ पाए तो हम भी एक दिन क्यों ना मोदी जी के साथ हम भी एक दिन हमारे भी मन की बात में हमारा भी नाम आए। और आज 77th रिपब्लिक डे है, सर के साथ आप मौजूद हैं, सर आप लोगों से स्पेशली मिले, कैसा लग रहा है? सर का मैं थैंक यू बोलूँगा कि सर ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। सर का जो मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने भी काफ़ी मुझे किया कि आप सनफ्लावर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और सर का यही विज़न है कि एक फार्मर्स का जो है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि, और सर का भी यही है कि फार्मर्स का जो अभी मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि फार्मर की इनकम को दुगुना करना है और साथ में सॉइल को भी बचाना है। तो इसके साथ साथ ये है कि सर फार्मर को तभी बढ़ेगा जब फार्मर एक पुरानी खेती को वापस रिजनेट करेगा और पेस्टिसाइड और उसको इंसेक्टिसाइड को कम करेगा। सर मन की बात के जरिए एक स्पेशल फोकस है इकोनॉमी पे और स्पेशली फार्मर्स पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जो पॉजिटिव काम होता है उस काम को देश के समक्ष लाना, दुनिया में इसकी भारत की एक नई पहचान बनाना, और बहुत सारे हजारों युवकों को, नवयुवतियों को और परिवारों को जो पॉजिटिव काम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उन सबको प्रेरित करना, बहुत एक अच्छी बहुत अच्छी परंपरा बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जैसा भाई ने अभी बोला कि इनका नाम जब मन की बात में आया तो और भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा काम करें जिससे कि हमारा नाम भी मन की बात में आए।
और गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और अन्य अतिथियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी मंच पर मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसानों को बुलाया नहीं जाता था, लेकिन आज किसान पगड़ी बांधकर बैठे हैं। एक जमाना था जब गिने चुने लोग गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचते थे। पहला नाम था राजपथ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। राज चले गए, रजवाड़े चले गए, काय का राजपथ, अब तो जनता का पथ है, कर्तव्य का पथ है, कर्तव्य पथ। किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। और कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार किसानों को भी देने की घोषणा की गई है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें तुअर, मसूर और उड़द जैसी फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद बढ़ाने और फसल बीमा योजना के तहत नुकसान से बचाव को शामिल किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाली दालों पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की भी बात की गई है। प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। बाहर से एलओपीज पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, उसके कारण दालों के दाम यहां गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। और देश के लिए अदम्य साहस का मिसाल बने शुभांशु शुक्ला को आज देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया। यह सम्मान न सिर्फ उनकी असाधारण बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी है। देखिए ये रिपोर्ट। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये सम्मान प्रदान किया तो दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी कामना शुक्ला के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव छलक पड़े। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह सम्मान एक्सियोम फॉर स्पेस मिशन के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया गया है। शुभांशु शुक्ला को मिला ये सम्मान बताता है कि हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदानों के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों के लिए भी है। ये सम्मान भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ के एक युवा सपने देखने वाले से लेकर एक स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने तक शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारतीय अंतरिक्ष सपनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन के तहत अपनी अंतरिक्ष यात्रा पिछले साल 25 जून को शुरू की थी और 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित वापसी के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। इस दौरान आईएसएस पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें से 7 प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेतृत्व में किए गए। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने पायलट के रूप में जटिल ऑर्बिटल मैन्यूवर्स, डॉकिंग ऑपरेशन और माइक्रोग्रेविटी में संचालन जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी है। इसरो द्वारा इस मिशन के लिए किया गया निवेश भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव माना जा रहा है। अशोक चक्र से सम्मानित होकर
शुभांशु शुक्ला अब उन चुनिंदा अंतरिक्ष नायकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने न केवल विज्ञान बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे कुछ और बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक। हम सभी के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदुरई जाकर भी देख सकते हैं कि वहां किस तरह के हंगामे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने के बजाय लगातार जनता को ही दोष देने वाले संदेश दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कभी एक दिन तो कभी रविवार को बंद का ऐलान कर राज्य सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते अदालत ने भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय को स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी है, इसके बावजूद डीएमके सरकार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता समझदार है और अब वो विकास चाहती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार चाहती है। डॉक्टर एल मुरुगन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। He is in state, he is there in chief minister. He don't know, he can open his eyes and he can see, or he can go to the Madurai and he can see how the aims are taking place. See, he always is giving false messages to the public. And when Stalin gives one day, his son is giving other day. This Udayanidhi Stalin, already the court, last week, the court has given clear chit to our Amit Malviya ji, ITC cell president. False propaganda is doing the DMK government. The people of Tamil Nadu very clever. They are very clear. They want to the development. They want to Modi ji's double engine, that is NDA government. So we definitely we are going to form the government in 2026. The DMK, the people are ready to throw the DMK government from the power. और अब बात पद्म पुरस्कारों की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस केटी थॉमस को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। केरल के रहने वाले जस्टिस केटी थॉमस ने पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा पर खुशी जताई है। Naturally, I am happy. 12 o'clock, the Home Secretary called me and said that there is such a decision and they want my consent. It was a surprise to me. I never expected it. तमिलनाडु में जन्मे ही मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, चिकित्सा शिक्षाविद और लेखक कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को भी मेडिसिन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। कल्लीपट्टी रामासामी ने सम्मान पर खुशी जताई है और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।
और केरल में ही जन्मे पी नारायणन को भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पी नारायणन केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही जाने माने मलयाली पत्रकार भी हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग भाषाओं की 40 किताबों को मलयालम भाषा में अनुवाद किया है। पी नारायणन ने सम्मान पर खुशी जताते हुए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। जर्नलिज्म एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, वो उसमें मेरा प्रयत्न बहुत कठिन था और उसका साफल्य है ये पुरस्कार, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।